जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक वी आर डन विद द न्यू क्लासिसिज्म। नेक्स्ट टॉपिक ऑन द लिस्ट इज द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, सेंस और रीजन। ये सेम सेंचुरीज हैं, न्यू क्लासिसिज्म की सेंचुरी भी यही है, और जो ये मूवमेंट आई थी एज ऑफ एनलाइटनमेंट की, सेंस और रीजन की, ये सेम है, एक ही एज है जिसको हम लोग 18th सेंचुरी कहते हैं। तो जैसे नाम से वाजे है कि इसमें इंसान जो है वो इनलाइटन हो गए थे, उनको बहुत चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई थी साइंस की वजह से, साइंटिफिक इन्वेंशंस की वजह से। सेंस पैदा हो गई थी उनके अंदर, रीजन पैदा हो गई थी, इमोशंस वगैरह से वो निकल आए थे। तो बहरहाल थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग है। न्यू क्लासिसिस्ट भी यही कहते थे कि एलिजाबेथन एज की तरह का हमारे अंदर रोमांटिसिज्म वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो हैं, डेकोरेटिव स्टाइल नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें लॉजिकल और चीजें इस तरह की लिखनी चाहिए। तो ये भी मोर और लेस वही बात करते थे। तो द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, ऑल्सो नोन एज द न्यू क्लासिकल पीरियड, ये सेम पीरियड है बेटा, आप देख सकते हैं, वॉज ए कल्चरल एंड लिटरेरी मूवमेंट। ये भी एक सकाफती और अदबी तहरीक थी that emerged in Europe during the 17th and 18th century. लेट 17th और 18th century में बेटा ये जो यूरोप है उसमें आई थी। इट emphasized रीजन, इसने जोर दिया रीजन पे, यानी सेंस पे, इंडिविजुअलिज्म पे, मींस के हर एक फर्द पे इसने जोर दिया था कि हर फर्द इंपॉर्टेंट है, उसकी सोच, उसका एनालिसिस, उसकी इंटरप्रिटेशन, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। एंड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, और ये जो एज थी बेटा एनलाइटनमेंट की, ये डिमांड करती थी कि आपके अंदर इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी हो, कि आप जहनी तौर पे आपके अंदर एक इंटरेस्ट हो नई नई चीजें जानने का, जो साइंस की वजह से पैदा हुआ था। एंड सॉट, और उसने कोशिश की टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, कि वो इंसानों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करे। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स बेटा अपनी सोच, कि अगर आपने मुख्तलिफ जगह से कोई चीज़ देख ली है, फिर आप अपने तौर पे उसको एसेस करो, अपनी जहनी सलाहियत इस्तेमाल करके उसको जज करने की कोशिश करो। साइंटिफिक इंक्वायरी, कि आप साइंटिफिकली उसको इंक्वायर करें, साइंसी बुनियादों पर परखें उन चीज़ों को। एंड सोशल रिफॉर्म्स, और साथ साथ उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स की भी बात की कि हम लोग सोसाइटी को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, ये उनका एजेंडा था। जो प्रोपोनेंट्स थे, जो अ, एक तरह से फैलाने वाले थे एनलाइटनमेंट के, सेंस के और रीजन के। सॉरी। अब इसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स या सेलिएंट फीचर्स की अगर हम बात करें, तो नंबर वन, रीजन एंड रैशनैलिटी। ये जाहिर है बेटा, जो एज की डिमांड थी, मैंने आपको बताया कि उन्होंने रीजन और रैशनैलिटी पे बात की, कि आप लोग थोड़ा रीजन के साथ और अकल के साथ कोई भी बात करनी है तो वो आप करें। तो एनलाइटनमेंट थिंकर्स बिलीव्ड, कि वो इस बात पे यकीन रखते थे, इन द पावर ऑफ ह्यूमन रीजन, कि जो इंसान की जो रीजन है, जो इंसान की सलाहियत है बातचीत करने की, उस पे टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड इम्प्रूव सोसाइटी, कि हम उसके जरिए से ही दुनिया को समझ सकते हैं तो सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये नहीं है किसी और का रेडीमेड कोई चीज है तो आप उसी को फॉलो करते रहे, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है। दे एडवोकेटेड फॉर द यूज ऑफ रीजन, लॉजिक एंड एविडेंस बेस्ड इंक्वायरी। उन्होंने इस चीज पे जोर दिया कि हम रीजन इस्तेमाल करें, लॉजिक इस्तेमाल करें। एविडेंस बेस्ड इंक्वायरी होती है कि जो सबूत पे मबनी एक इंक्वायरी होती है, उसको हम इस्तेमाल करें टू एड्रेस सोशल, साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, ताकि हम लोग सोसाइटी में जो सवाल फिर रहे हैं, या साइंटिफिकली जो सवाल हैं, या फलसफे के जो सवाल हैं, उनका जवाब दे सकें। तो जाहिर है इन तमाम चीज़ों का जवाब हम लोग रीजन या लॉजिक, या अगर साइंटिफिक बेस्ड इंक्वायरी आप नहीं करोगे उसके बारे में हम लोग नहीं दे सकते। दूसरी जो फोकस था उनका इंडिविजुअलिज्म पे था। इनलाइटनमेंट राइटर इम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। उन्होंने इंडिविजुअल फ्रीडम पे बड़ा जोर दिया था, कि रिलीजन जिस तरह से लोग इंटरप्रेट करके दे देते हैं, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। हर इंडिविजुअल को, चाहे वो रिलीजन हो चाहे कोई और मामला हो, उसकी खुद की अपनी इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। इंडिविजुअल फ्रीडम बहुत जरूरी है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर किसी को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए समझने की। दे बिलीव दैट इंडिविजुअल्स शुड बी फ्री, कि उनको इस बात पे यकीन था कि इंडिविजुअल्स जो हैं, जो आम एक फर्द हैं, उनको फ्री होना चाहिए टू परसू देयर ओन इंटरेस्ट, के वो अपने इंटरेस्ट के पीछे जाएं, मेक देयर ओन चॉइसेस, अपनी खुद की चॉइसेस वो बनाएं सोच समझ के। एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन एक्शन, और वो अपने एक्शंस की खुद जिम्मेदारी ले। जाहिर है सब कुछ खुद करेंगे, जिम्मेदारी फिर उनकी होगी। थर्ड, साइंटिफिक इंक्वायरी। वही बात बेटा रिपीट हो रही है जो हम बार बार डिस्कस करें। The Enlightenment saw significant scientific discoveries and a growing interest in practical research। के Enlightenment में जो साइंटिफिक जो डिस्कवरीज हैं, उसमें एक मतलब कि बहुत हमें शानदार फर्क नजर आया। क्लास में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे शानदार साइंटिस्ट जो हैं वो इसी दौर से बिलोंग करते हैं, इंक्लूडिंग आइजैक न्यूटन। एंड ग्रोइंग इंटरेस्ट इन प्रैक्टिकल रिसर्च, और प्रैक्टिकल रिसर्च जो है उसमें काफी ज्यादा शौक पैदा हो गया था कि प्रैक्टिकली करके, रिसर्च करके एक इंसान जो है वो अपना जहन बनाए।
Enlightenment thinkers believed in the importance of scientific inquiry and the use of practical evidence to understand the natural world. वो चाहते थे कि हम लोग साइंटिफिक इंक्वायरी करें और प्रैक्टिकल एविडेंस के जो एक अमली सबूत है वो हम लोग इस्तेमाल करें इस दुनिया को समझने के लिए। क्रिटिकल थिंकिंग, एनलाइटनमेंट थिंकर्स इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मैंने आपको बताया था कि अपनी सोच जो है, अपना एनालिसिस जो है वो उसकी बात उन्होंने की थी कि इंसान खुद अपनी सोच रखे। स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है हर चीज के बारे में शक में मुबतला होना कि जो पहले से भी कोई ऐसी चीज है जो मशहूर है, आप कहें नहीं जी ये ऐसी है तो ऐसी क्यों नहीं हो सकती, तो आप खुद से उस पर रिसर्च करो। एंड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, मैंने ऊपर भी आपको एक्सप्लेन किया कि जहनी तौर पे आपके अंदर एक इंटरेस्ट जो है वो होना चाहिए। दे बिलीव दैट इंडिविजुअल्स शुड क्वेश्चन एस्टैब्लिश अथॉरिटी, कि वो ये कहते थे कि इंडिविजुअल्स जो हैं, जो आम लोग हैं, वो एस्टैब्लिश अथॉरिटी जो है, यानी पहले से जिन चीजों को, जिन लोगों को माना जा रहा है उसको वो उस पर सवाल उठाएं। चैलेंज ट्रेडिशनल बिलीफ, और वो जो ख्यालात जो है पुराने रिवायती चलते आ रहे हैं उन पर सवालात उठाएं। एंड सीक आउट न्यू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, और वो नई जो एक इल्म है, नई जो समझ है उसको हम लोग समझना शुरू करें। उसके बाद वो सोशल रिफॉर्म्स की बात करते थे कि मैनी इनलाइटमेंट राइटर्स एडवोकेटेड फॉर सोशल रिफॉर्म्स, के माशरे में बेहतरी आनी चाहिए, इंक्लूडिंग द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, कि स्लेवरी खत्म हो। जो आपको याद है कि इल्जाबेथन दौर में शुरू हुई थी, गुलामी जो है वो खत्म की जाए, एबलिश की जाए उसको। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन फैलाई जाए। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, के जो आम एक फर्द के हुकूक हैं उनकी हिफाजत की जाए। दे बिलीव दैट सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन शुड बी बेस्ड ऑन रीजन, जस्टिस एंड इक्वालिटी। उनका ये भी कहना था कि जितने भी हमारे सोसाइटी के या जो सियासी इदारे हैं उनको भी रीजन पे, जस्टिस पे, इक्वालिटी पे बेस करना चाहिए। ठीक है, कि वो भी रीजन को, इंसाफ को और बराबरी को साथ लेके चले। इसके जो मेजर प्रोपोनेंट हैं इंग्लैंड में हमें नजर आते हैं कुछ, लेकिन बेटा मेन जो है वो वोल्टायर जो है फ्रांस से बिलोंग करता था। फिलोसफर, हिस्टोरियन, राइटर हु एडवोकेटेड फॉर रीजन, टॉलरेंस, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। इसने सबसे ज्यादा जो है वो एडवोकेट किया था, इस बात को फैलाया था कि रीजन होनी चाहिए, टॉलरेंस यानी बर्दाश्त होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम के हर इंसान को सोचने की आज़ादी होनी चाहिए। वोल्टायर वाज अ की फिगर इन एनलाइटनमेंट, वो एनलाइटनमेंट की जो है वो मेन फिगर था, एंड वाज नोन फॉर हिज सैटिरिकल राइटिंग्स एंड हिज एडवोकेसी फॉर सोशल रिफॉर्म्स, कि वो अपनी जो तंजिया राइटिंग्स हैं, तनकीद करने वाली राइटिंग्स, उनके लिए वो बहुत मशहूर था और सोशल रिफॉर्म्स की बात करता था। जाहिर है, जब भी आपने माशरे में बेहतरी लानी होती है तो पहले से जो चीजें चल रही होती हैं उन पे आप सटायर करते हो, आप उन पे तनकीद करते हो। ठीक है, दूसरा इमानुअल कांट है, ये जर्मनी से बिलोंग करता था। फिलोसफर हु एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल रीजन, कि उसने भी अखलाकी जो एक समझ है उस पर जोर दिया था। Kant's philosophical ideas had a significant impact on development of enlightenment thought, इसने भी enlightenment thought जो है उसको काफी आगे बढ़ाया था। अगर आप फ्रांस में देखें तो यैन जैक्स रूसो एक बंदा था, अ फिलोसफर एंड राइटर हु एडवोकेटेड फॉर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी। उसने इसी की बात की थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, कि सोसाइटी में जो है वो बेहतरी लाने के लिए आपको काम करना चाहिए। इम्पोर्टेंस की बात की थी उसने इंडिविजुअल फ्रीडम के, यानी जो एक आमतौर पर इंसान जो है वो फ्री होना चाहिए। ऑटोनॉमी का मतलब यही होता है कि वो मतलब उसके अंदर एक मतलब बिल्कुल वो सेल्फ सफिशिएंट, तो खुद अपना सारा सोच सके और सारा कुछ कर सके। रोसोस आइडियाज अबाउट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड द जनरल विल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एनलाइटनमेंट थॉट एंड द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। उसके जो आइडियाज थे बेटा सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, कि सोसाइटी में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, आम जो जनरल विल है, आम लोगों की जो एक ख्वाहिश होती है, हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, उसका एक बड़ा जो है वो वाजे एक असर आया था एनलाइटनमेंट थॉट पे। और मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है आप कह सकते हो उसकी बात जो है वो इसी की बात से चली थी फिर आगे। इंग्लैंड में अगर आप देखो तो हमारे पास जोनाथन स्विफ्ट है, इसका हमने कल भी जिक्र किया कि ये सटायर वगैरह लिखता था। A satirist and writer who used irony and ridicule to critique societal norms and politics। उसने भी आयरनी इस्तेमाल की थी, मजाक उड़ाना की एक टेक्निक इस्तेमाल की थी कि हमारी सोसाइटी की जो नॉर्म्स हैं और पॉलिटिक्स उस पर तनकीद करने के लिए। तो उसकी जो सैटिरिकल राइटिंग है उसमें गुलिवर ट्रेवल्स है, उसको मतलब इनलाइटनमेंट लिटरेचर का जो है वो बेहतरीन वर्क भी समझा जाता है। तो इस दौर को हम ऑगस्टन एज भी कहते हैं। ऑगस्टन सटायर के ऊपर एक अलग से क्वेश्चन आता है, उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद लिटरेरी फॉर्म्स हैं इस दौर में। ऐसे था, ये सेम न्यू क्लासिकल वाली भी आप देख सकते हैं। ऐसे था, प्रोज फॉर्म दैट एक्सप्लोर वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफन विद अ फिलोसॉफिकल और मॉरल फोकस। Essay was popular literary form during the Enlightenment, and many notable writers such as Voltaire and Hume wrote essays on wide range of subjects। जितने भी ऊपर हमने डिस्कस किए हैं, इन्होंने essays लिखे थे इन चीजों के ऊपर जिससे Enlightenment फैला था।
देन सटायर जो है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट इस दौर का, क्योंकि आप अगर किसी चीज में बेहतरी लाना चाहते हैं तो ये टेक्निक आपको सटायर की जो है वो यूज करनी पड़ती है। अ जॉनरा दैट यूजेस आयरनी, सार्किज्म एंड रिडिक्यूल, जिसमें आप आयरनी यूज करते हो कि एक बात करते हो लेकिन आपका मतलब दूसरा होता है, आप तनकीद इस्तेमाल करते हैं, सार्किज्म एंड रिडिक्यूल मजाक उड़ाने की टेक्निक इस्तेमाल करते हो ताकि सोसाइटी की नॉर्म्स पे और पॉलिटिक्स पे आप तनकीद कर सकें, तनकीद करेंगे तो वो ठीक होगी ना। Satire was a popular literary form during the Enlightenment. ये Enlightenment की एक मशहूर फॉर्म है। And many notable writers, स्विफ्ट है, वोल्टायर है, यूज satire to critique societal norm and politics। इन्होंने ये इस्तेमाल किया था सोसाइटी को क्रिटिक करने के लिए। इसके अलावा नॉवेल है बेटा, वो इस एज की बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, इस पे अलग से क्वेश्चन हम करेंगे। लिटरेरी फॉर्म दैट एक्सप्लोर्स फिलोसॉफिकल आइडियाज एंड थीम्स थ्रू फिक्शनल नैरेटिव्स। फिक्शनल का मतलब मैंने आपको बताया था बेटा अनरियल, अनरियल कहानियों के जरिए से वो चीज़ों में, मतलब जाहिर है कहानियां नॉर्मली वो अनरियल होती हैं, उसके जरिए से राइटर्स जो हैं वो एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। A philosophical novel was a popular literary form during the Enlightenment, and many notable writers such as Rousseau and Kant wrote philosophical novels that explored complex philosophical ideas and themes। तो हमने रोसो और कांट की बात की थी, इन्होंने इस तरह के नॉवेल्स लिखे थे, लेकिन हमारा फोकस इंग्लैंड के नॉवलिस्ट के ऊपर होगा जिस तरह से उन्होंने लिखी चीजें। ड्रामा भी एक लिटरेरी फॉर्म से चल रही थी, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस वगैरह, ठीक है, वो भी चलती रही। पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म ड्यूरिंग द एनलाइटनमेंट, मेन नोटेबल राइटर्स सच एज वोल्टायर एंड लेसिंग रोट ड्रामा दैट एक्सप्लोर्ड कॉम्प्लेक्स थीम्स एंड आइडियाज। इसमें वोल्टायर और लेसिंग जो हैं दो ड्रामेटिस्ट जो हैं, वो उनका नाम आता है, इन्होंने मुख्तलिफ ड्रामास लिखे थे, थीम्स वगैरह एक्सप्लोर किए थे। इंग्लैंड में इतना ये कॉमन नहीं था ड्रामा उस टाइम पे कि नॉवल ऊपर जा रहा था, लेकिन बहरहाल आपको दूसरे इलाकों में, दूसरे कंट्रीज में ऐसे ड्रामेटिस्ट नजर आते हैं। पोइट्री जो है लिटरेरी फॉर्म दैट एक्सप्लोर्स थीम्स एंड आइडियाज थ्रू वर्स। जाहिर है एक लिटरेरी फॉर्म होती है पोइट्री जिसमें आप थीम्स और आइडियाज देखते हो वर्ड्स के जरिए, यानी पोइट्री के जरिए। पोइट्री वॉज ए पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म ड्यूरिंग एनलाइटनमेंट। इस एज में पोइट्री बेटा एक बहुत मशहूर फॉर्म थी, हमने पिछले न्यू क्लासिसिज्म के लेक्चर में डिस्कस किया। Many notable writers such as Pope and Johnson wrote poetry that explored complex themes and ideas। पोप, अलेक्जेंडर पोप, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, उन्होंने हल्की फुल्की पोइट्री जो लिखी थी उसमें भी यही चीजें जो है वो एक्सप्लोर की गई थी। मेजर थीम्स की अगर आप बात करेंगे तो रीजन वर्सेस सुपरस्टिशन। रीजन मैंने आपको बताया था सेंस, सुपरस्टिशन का मतलब होता है कि जो रॉन्ग बिलीफ जिसमें हम यकीन रखते हैं बगैर किसी प्रूफ के। तो ऑब्वियसली जो आपका इनलाइटनमेंट है इसने फोकस किया था रीजन पे। Enlightenment writers often explored the conflict between reason and superstition, advocating for the importance of critical thinking and intellectual curiosity। उन्होंने जोर दिया था कि हमारी थिंकिंग क्रिटिकल होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, सुपरस्टिशन की तरफ हमें नहीं जाना। इंडिविजुअल फ्रीडम की उन्होंने बात की थी। Enlightenment writers emphasized the importance of individual freedom and autonomy, advocating for the protection of individual rights and the promotion of social reform। वही बात जो ऊपर हम करके आए हैं बेटा, कि इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, सोशल रिफॉर्म्स की बात उन्होंने की थी, सोशल जस्टिस की बात की थी। Enlightenment writers often explored themes of social justice, including the abolition of slavery। कि उन्होंने कहा था सोशल जस्टिस होना चाहिए, सोसाइटी में सब लोग बराबर हों, आप गुलामी खत्म करें, एजुकेशन को प्रमोट करें और इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। देन नेचर एंड ह्यूमन नेचर की बात उन्होंने की थी। इनलाइटमेंट राइटर्स ऑफन एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन नेचर, कि एक जो बाहर एक अल्लाह ताला की कुदरत है और एक इंसानों की नेचर है, उसके दरमियान क्या रिलेशनशिप है उसको उन्होंने एक्सप्लोर किया था। एडवोकेटिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड नेचुरल वर्ल्ड, और वो इस चीज को एक्सप्लोर करते थे कि बाहर की दुनिया और इंसानी बिहेवियर, इनका आपस में क्या असर होता है, इंसानी जो बिहेवियर है वो बाहर की दुनिया से जो मतलब कि हादसात होते हैं, जो वाकयात होते हैं उसकी वजह से कैसे चेंज होती है, उसको इन्होंने एक्सप्लोर किया था। और लास्ट जो है प्रोग्रेस एंड इम्प्रूवमेंट। इनलाइटमेंट राइटर्स बिलीव्ड इन द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस एंड इम्प्रूवमेंट। ऑब्वियसली बेटा वो चाहते थे कि माशरा आगे बढ़े, ठीक है, जो पुराने वक्त जो ख्यालात चल रहे हैं उनको तब्दील किया जाए। तो दैट्स वाई उन्होंने जो पहले से एग्जिस्टिंग बिलीफ थे दे चैलेंज देम। उन्होंने कहा कि साइंटिफिक थिंकिंग लेके आए, दुनिया आगे बढ़े, इम्प्रूव करे। एडवोकेटिंग फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, साइंटिफिक इंक्वायरी एंड सोशल रिफॉर्म्स। उन्होंने एजुकेशन की, साइंटिफिक इंक्वायरी की और सोशल रिफॉर्म्स की बात की थी। इन कंक्लूजन, और हम लोग कंक्लूड करते हुए ये कह सकते हैं, एज ऑफ एनलाइटनमेंट वाज ए कल्चरल लिटरेरी मूवमेंट दैट emphasized रीजन, इंडिविजुअलिज्म एंड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडेड रीजन एंड रेशनैलिटी। ठीक है, तो ये एक एज ऑफ एनलाइटनमेंट इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक है, और न्यू क्लासिकल एज और ये जो है काफी सेम है, काफी ओवरलैपिंग है। तो आप इन दोनों को प्रिपेयर करके इनके थीम्स वगैरह अपने जहन में रखेंगे, देन यू विल बी गुड टू गो इंशाल्लाह। बाकी इसमें कोई सवाल क्वेश्चन वगैरह होगा तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।